गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने वीडियो का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित है। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने समय को थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन में भी लगा रहे होंगे। दोनों चीज़ें इंजॉय पूर्वक चल रही होंगी। आज सिंथेसिस के अगले पार्ट के लिए पांचवा रूल्स जो है सिंपल सेंटेंस बनाने का, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन, इसको लेकर के आपके सामने उपस्थित है। बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे। देखिए, अपोजिशन एक वर्ड लिखा हुआ है। अपोजिशन का अर्थ होता है प्लेसिंग नियर, कोई चीज बिल्कुल एडजस्ट कर दिया जाए, जिसे कहते हैं एडजस्ट कर देना। एडजस्ट कर देना यानी कि अगल बगल में उसे सेट कर देना, ऐसा सेट करना कि उसका अर्थ क्लियर होने लगे। तो या तो आप अपोजिशन को प्लेसिंग नियर कह सकते हैं या साइड बाई साइड कह सकते हैं, यानी एक के बगल एक, इस प्रकार से। यानी इस नियम का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। करेंगे कैसे? जब किसी नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है के बारे में एक से अधिक बातें कही गई होती हैं। एक से अधिक बातें यानी किसी एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया रहेगा और अन्य सेंटेंस में उसके बारे में कुछ बताया गया होगा, तब किसी एक बात को बिना फाइनाइट वर्ब के कामा टू कामा के बीच में रखते हैं। यानी उसी में से कोई एक बात, एक विशेषता कामा से कामा के बीच में रखते हैं और दूसरी बात को फाइनाइट वर्ब सहित पूरा लिखते हैं। यानी यह ध्यान रखना है कि कोई एक सेंटेंस जो होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हटाकर केवल उसकी विशेषता को ला करके सेंटेंस के बीच में कामा और कामा के बीच में रखेंगे और दूसरी बात जो कही गई होगी उसे उसके वर्ब सहित पूरा लिख देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, शिवाजी वाज अ ब्रेव मराठा। शिवाजी वाज अ ब्रेव मराठा, ही डिफीटेड औरंगजेब। शिवाजी एक बहादुर मराठा थे, उन्होंने औरंगजेब को हराया। अब यहाँ पे देखिए, बात किसकी हो रही है? शिवाजी की। पहली बात क्या की जा रही है कि ए ब्रेव मराठा, शिवाजी के बारे में दो बातें बताई जा रही है। पहली बात, ए ब्रेव मराठा, वे एक बहादुर मराठा थे। दूसरी बात क्या बताई जा रही है? डिफीटेड औरंगजेब, उन्होंने औरंगजेब को हराया। अब देखिए, शिवाजी के बारे में ही ये दो बातें कही गई हैं। तो एपोजिशन का मतलब हमने बताया कि साइड बाई साइड, यानी इन्हीं दोनों बातों को एक दूसरे के बगल में रख देना, प्लेसिंग नियर कर देना। अब कैसे करेंगे? इसके लिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब को छोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, पहले वाले में इसी को हम ट्राई करते हैं। हम पहला सब्जेक्ट लिख रहे हैं शिवाजी कामा, अब इनकी पहली विशेषता क्या है? अब्रेव मराठा, हमने इसे लिख दिया अब्रेव मराठा। अब एक बात क्लियर होगी, देखिए, शिवाजी कामा अब्रेव मराठा, फिर कामा, फिर ही नहीं लिखेंगे क्योंकि ही शिवाजी को ले आया है, कट कर देंगे। बाकी पूरी बातें जो बची हुई है इसे फाइनाइट वर्ब सहित लिख दिए, डिफीटेड औरंगजेब। शिवाजी अ ब्रेव मराठा, डिफीटेड औरंगजेब। शिवाजी एक बहादुर मराठा ने औरंगजेब को हराया। ये दोनों बातें प्लेसिंग नियर हो गई। पहली विशेषता को कामा से कामा के बीच में रख दिया गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कबीर वाज अ फेमस पोएट। कबीर एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वाज अ वीवर, वे एक जुलाहा थे। तो कबीर के बारे में दो बातें। पहली बात क्या है? ए फेमस पोएट, कबीर एक फेमस पोएट थे। दूसरा, अ वीवर, एक जुलाहा थे। तो इसमें से किसी एक बात को, किसी एक विशेषता को बिना किसी वर्ब के, बिना किसी सब्जेक्ट के कामा से कामा के बीच में रख देंगे और दूसरी बात को वर्ब सहित लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप कर सकते हैं, कबीर कामा ए फेमस पोएट, कबीर ए फेमस पोएट, फिर कामा। अब पहले वाले में देखिए, ए फेमस पोएट में हमने वाज फाइनाइट वर्ब को छोड़ दिया है, तो दूसरे में हमें वाज को लेना पड़ेगा। अर्थात इसका हमने क्या किया? वाज अ वीवर, कबीर अ फेमस पोएट, वाज अ वीवर। कबीर एक प्रसिद्ध कवि, एक जुलाहा थे। यानी कबीर जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, एक जुलाहा थे। भावार्थ इस तरह निकल रहा है। आप चाहे तो इसे भी आप कामा के अंदर रख सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, कबीर कामा अ वीवर, फिर
कामा वाज अ फेमस पोएट। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कभी कभी 3 सेंटेंसेस बीच में आ जाते हैं। जैसे देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट सिचुएटेड on the bank of river Yamuna. Yamuna is a holy river of India. देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी इसी में 3 सेंटेंस आ जाते हैं और किन्हीं एक के बारे में 2 बातें बताई जाती हैं। तो इन्हें हमें बहुत ध्यान से सिचुएशन समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया तो आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। प्रयास ये करिए कि इसका हिंदी में अर्थ आप निकाल पाए। जैसे कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह यमुना नदी पर सिचुएटेड है, यह यमुना नदी पर स्थापित है। यमुना इज अ हॉली रिवर ऑफ इंडिया, यमुना भारत की एक पवित्र नदी है। अब यहाँ पे एक बात, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली की एक विशेषता क्या है कि भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो दिल्ली के बारे में 2 बात, एक तो ये इंडिया का कैपिटल है, दूसरा ये यमुना नदी पर स्थापित है, और तीसरी विशेषता क्या बताई जा रही है, जो कि यमुना की है, हॉली रिवर ऑफ इंडिया। तो प्रयास ये करिए कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उन शब्दों को उन्हीं के नियर प्लेस कर दीजिए, उन्हीं के निकट लगा दीजिए। जैसे शुरू करते हैं, दिल्ली, पहली विशेषता क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे कामा टू कामा के बीच में लिख दीजिए, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, कामा। अब पहले वाले में देखिए इज हमने नहीं लिया है, दूसरे वाले में हमें इज लेना है। इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब यमुना की बात क्या है, अब यहाँ पे यमुना इज आया है, तो यमुना एक बार लिखा है और दूसरा वर्ब हम लिखेंगे नहीं। इसी के बाद यमुना की जो विशेषता उसे रख देते हैं, अ हॉली रिवर ऑफ इंडिया। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ यमुना द हॉली रिवर ऑफ इंडिया। ये दिल्ली भारत की राजधानी है जो यमुना नदी पर स्थापित है, जो कि एक पवित्र नदी है, यानी यमुना एक पवित्र नदी है। इस प्रकार से अगर 3 सेंटेंस आते हैं तो इस प्रकार से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसके बगल में रख सकते हैं। प्रयास करिए कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस और आपको मिलते हैं उन्हें सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला रूल 6 है, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एडवर्ब का प्रयोग भाव के अनुसार वाक्य आरंभ में या अंत में या बीच में भी किया जा सकता है। जो दिए गए वर्ड होते हैं उसमें एलवाई जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। सबसे पहले आप एडवर्ब के बारे में आपको बताएं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। एडवर्ब स्पेशली एक वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी एक एडवर्ब जो होता है स्पेशली वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब को खुद क्वालिफाई करता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि एडवर्ब 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे एडजेक्टिव, एड प्लस वर्ब। एड से आप एडजेक्टिव ले सकते हैं और वर्ब का मतलब विशेष वर्ब होता ही है, क्रिया होता है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता होता है वो एडवर्ब होता है। तो इसको बनाने के लिए किसी एक सेंटेंस में कोई एक वर्ब दिया है और दूसरे सेंटेंस में उसी वर्ब के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो हमें यह ध्यान देना है कि दूसरे सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस
के वर्ब के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसी वर्ड को पकड़ेंगे, उसी दिए गए वर्ड में ly जोड़ करके एडवर्ब बनाया जाता है, यानी एडवर्ब हम बना सकते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज 2-3 शब्दों का एक समूह होता है जो फ्रेज के रूप में होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यू वेयर अनवेयर ऑफ योर फॉल्ट, आप अपने फॉल्ट से अनजान हैं, योर अनवेयरनेस वाज कंप्लीट, आपका अनजानापन जो है वो कंप्लीट है। अब देखिए यू वेयर अनवेयर, अनवेयर मतलब अनजान होना, और यहाँ पर योर अनवेयरनेस वाज कंप्लीट, कैसे अनवेयर है आप, कंप्लीट अनवेयर है आप। अब अगर कंप्लीट में आप ly जोड़ दें तो हो जाएगा कंप्लीटली, और वो बन जाएगा एडवर्ब। इसी कंप्लीटली को, क्योंकि यू वेयर अनवेयर, अब यहाँ पे अनवेयर एक बार है और अनवेयरनेस, योर अनवेयरनेस यानी सब्जेक्ट, और ये जो लिखा गया है इसे हम हटाएंगे। फाइनाइट वर्ब भी नहीं लिखेंगे क्योंकि अनवेयर वर्ब या वेयर जो है वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो कंप्लीट को पकड़ते हैं और कंप्लीट को हम सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं। You were unaware of your faults. You were unaware of your fault completely. You were unaware of your faults completely, अर्थात कंप्लीट में ly जोड़ करके हमने इसे कंप्लीटली बना दिया। अगला है The sun had set. The sun had set. She had not come back home. The sun had set. सूर्य डूब चुका है। She had not come back home. वो अभी घर नहीं आई है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा पहले सेंटेंस को ही क्वालिफाई दूसरे सेंटेंस में किया जाए। कभी कभी दूसरे सेंटेंस को, सेंटेंस का क्रम उल्टा भी दिया जा सकता है। दूसरे सेंटेंस को पहले सेंटेंस का कोई वर्ड क्वालिफाई करता है। अब क्या करना है, यहां से देखिए, She had not come back home by sunset. By sunset. अब यहां पे by sunset एक एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कम बैक मतलब वापस आना। कम बैक, इस कम बैक को क्वालिफाई ये कर रहा है, कब तक वापस आना, बाई सनसेट, सनसेट तक। तो यहाँ पे ये एक शब्द ना हो करके बल्कि 2-3 शब्दों का एक समूह है जो कि एडवर्ब फ्रेज के रूप में उपयोग हुआ है। तो ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं इसे हम। अगला देखिए, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है, सही है। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं कि यू हैव आंसर्ड, आपने आंसर दिया, उत्तर दिया, ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का, आपका आंसर क्या था, करेक्ट था। तो क्या करेक्ट था, आंसर करेक्ट था। तो इसी करेक्ट को हम ly जोड़ करके एडवर्ब बना दें, उसे कर सकते हैं करेक्टली। तो आप बना सकते हैं यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, You have answered all the questions correctly। और किसी वर्ड को अदर सेंटेंस से नहीं उठाना है, यही से हमारा कंप्लीट सेंस निकल जा रहा है, इसी पर छोड़ देना है। You have answered all the questions correctly, यहीं पर क्लियर सेंस हो रहा है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे she sang very well, she sings song, हर सॉन्ग इज स्वीट, वो गीत गाती है, उसकी गीत मधुर है। तो गाने का तरीका क्या है, स्वीट है। तो आप लिख सकते हैं सी सिंग्स स्वीटली, वह स्वीटली गाती है, स्वीटली गीत गाती है। तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आखिरी में 2 रूल्स और आपके बचे हैं सिंथेसिस के अंतर्गत, जिसमें है देखिए बहुत सिंपल है, इसे समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। एडजेक्टिव का प्रयोग करके किसी एक सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस या दूसरे वाले सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता या एडजेक्टिव दिया होगा। तो जो एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है उसी के पहले आप रख देंगे, इसे ही कहते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग। जैसे आई सॉ ए बॉय, मैंने एक बच्चे को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो यहाँ पे देखिए ही किसके लिए आया है, बॉय के लिए। यहाँ पे सा एक फाइनाइट वर्ब है तो वाज भी नहीं लिखेंगे, ये दोनों हो गया कैंसल। बचा क्या, ब्लाइंड। इसी ब्लाइंड को, ब्लाइंड कौन था, बॉय था, इसी ब्लाइंड को बॉय से पहले रख दीजिए।
I saw a blind boy, I saw a blind boy। इस प्रकार से ये आपका एडजेक्टिव बन गया। इसी तरीके से मोहन इज अ फार्मर, मोहन इज ए फार्मर, मोहन एक फार्मर है, ही इज गुड, वह अच्छा है। तो कैसा फार्मर है? गुड फार्मर है वो। आराम से बना सकते हैं, मोहन इज अ गुड फार्मर, मोहन इज अ गुड फार्मर। इस प्रकार ये एडजेक्टिव का प्रयोग था। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, आसानी से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी रूल्स इसके लिए 8वां, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। कभी कभी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड 2-3 सेंटेंस दे देते हैं, तो हमें उन सेंटेंसों में से बाकी शब्दों को हटा करके जो मेन वर्ड होते हैं उन्हीं वर्ड को एंड से जोड़ देना होता है। जैसे कि ही इज क्लीवर, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ही के बारे में देखिए 2 बातें से, क्लीवर और ऑनेस्ट। तो आप कर सकते हैं ही इज क्लीवर एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे 2 बातें एक साथ जोड़ दी। फिर यहाँ ही गैव मी रेड पेन, ही गैव मी ब्लू पेन। उसने मुझे रेड पेन दिया, उसने मुझे ब्लू पेन दिया। तो आप लिख सकते हैं ही गैव मी ए रेड एंड अ ब्लू पेन, ही गैव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेन। इस प्रकार से आप कंजक्शन एंड का प्रयोग करके इसे बना सकते हैं। यानी सिंथेसिस के अंतर्गत ये 7-8 रूल्स जो थे, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के अंतर्गत इन सभी रूल्स को आपने फॉलो किया, आपने देखा। इसके अनुसार आप अपने ग्रामर की बुक से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपको प्रधानमंत्री या तमाम सोशल एडवाइजरी के द्वारा, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपको निर्देश दिया जा रहा होगा कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही भयंकर विस्फोटक महामारी है, जिसमें हम अगर जागरूक नहीं हुए, हम अगर उठे नहीं इसे हराने के लिए, तो निश्चित रूप से ये विश्व पर एक बड़ा संकट, बड़ा खतरा बन करके आएगा। इसलिए इसका पालन जरूर करें। आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, अपनी परंपरा को कायम रखें। इसके साथ साथ आपके दिमाग पर जो स्ट्रेस है, तनाव है घर पे अकेले रहने के कारण, उस तनाव को भी दूर करने का तमाम माध्यम है। आप जानते हैं टाइम इज मनी। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, बेकार के लोग होते हैं, वो अपने टाइम को ऐसे फुलिशली वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जितने महान लोग होते हैं वो हर ऐसे विपदा जैसे समय को, ऐसे लीजर समय को वो अपने सकारात्मक रवैये से एक बेहतरीन सिस्टम में फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं? आप इस समय को बर्बाद करना चाहते हैं या आप इस समय को पूरी तरह उपयोग करके अपने आप को और डेवलप करना चाहते हैं और विकसित करना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं, मैंने बताया कि टाइम इज मनी। इफ द टाइम विच इज लॉस्ट बाय यू विल नेवर रिटर्न अगेन इन योर लाइफ। So don't waste your time and manage your time, make a timetable, read daily nearly 4 or 5 hours by which you may complete your vision. Thank you. Have a nice day.